नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। महाराष्ट्र और झारखंड में तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीति भी अपने पूरे चरम पर है। ज़ाहिर-सी बात है, दोनों ही जगह गठबंधन है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अभी अगर आप अपने टीवी चैनल्स खोलें, सो कॉल्ड जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, जो मेन स्ट्रीम जैसा कोई काम नहीं करता है, तो आपको महाराष्ट्र से को लेकर आपको खबरें दिखाई देंगी कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली है, संजय राउत ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर ली है और इंडिया गठबंधन जिसको महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, वो पूरी तरीके से टूट गया है, बिखर गया है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। या तो उद्धव ठाकरे 288 तमाम सीटों पर खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नहीं तो उनकी अंदर खाने कुछ न कुछ बीजेपी से साठ गांठ चल रही है। जी हाँ, इसी तरह की खबरें फिलहाल प्लान की जा रही हैं ताकि ये दिखाया जाए कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, इनमें आपस में ही सिर फुटव्वल हो रहा है, ये एक दूसरे को ही काट रहे हैं और आखिर में ये अलग-अलग चुनाव लड़ने जाएंगे। इसी तरह की तमाम खबरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन आज सीईसी की जो बैठक हुई, महाराष्ट्र को लेकर जो बैठक चल रही है, उसके बाद चाहे संजय राउत हो या कांग्रेस के लीडर्स हो, उन्होंने बाकायदा तौर पर सामने आकर प्रेस के सामने ये कहा है कि कुछ सीटें हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है, जिनको लेकर बातचीत चल रही है और हम आखिर में इन सब पर आम सहमति बना लेंगे, या तो आज देर शाम तक या फिर कल सुबह महाराष्ट्र में जाकर, मुंबई जाकर जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं वो महाराष्ट्र में जाकर ये डिक्लेयर कर देंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो एक तरफ देखिए ये तस्वीर है और दूसरी तरफ अगर आप टीवी चैनल्स पर देखें तो क्या कुछ किया जा रहा है। वहीं अगर महायुति की बात करें तो महायुति को लेकर आप इस तरह की खबरें उन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम चैनल्स पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि किसके कहने पर किस तरह से खबरें चलाई जाती हैं। अभी अगर महायुति की बात करें तो महायुति में की भी कोई लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। बीजेपी ने सिर्फ 99 कैंडिडेट्स की अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें से ज्यादातर उनके सिटिंग एमएलएज हैं जिनकी जारी की गई। यहाँ तो ना तो अजीत पवार गुट की हम बात करें, ना ही शिंदे गुट की बात करें, अभी उनकी तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी अगर अपनी पहली लिस्ट जारी करे तो इससे आप ये समझिए कि वहां पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अभी इसको लेकर पूरी तरीके से पेच फंसा हुआ है। इस सब के बीच संजय राउत ने बड़ा इल्जाम लगाया है वोटर्स की धांधली का। उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा कि 145 इस तरह की सीटें हैं जहां पर वोटर्स लिस्ट में धांधली की जा रही है और खासतौर पर उन सीटों पर जहां इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में हैं, वहां पर हर सीट से 10,000 के करीब वोटर्स को हटाया जा रहा है और बोगस वोटर्स को उसमें ऐड किया जा रहा है। ये बड़ा इल्जाम है और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी अमित शाह का नाम लेते हुए, चुनाव आयोग का नाम लेते हुए ये कहा है कि इनकी आपस में साठ गांठ है। इससे इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे पहले भी हमने कई जगहों पर, कई स्टेट में देखा है, खासतौर पर जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाके थे, वहां पर कैसे जो वोटर लिस्ट है उनमें से उनके नाम काटे गए। मान लीजिए अगर किसी के घर में 10 लोग हैं तो उनमें से एक या दो का ही नाम है, बाकी सबके नाम काट लिए गए और जब वो वहां वोट डालने गए तो उनका नाम लिस्ट में ही मौजूद नहीं था। ये हमने पहले देखा है। और हरियाणा में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और हरियाणा में ईवीएम को लेकर और वोटिंग परसेंटेज को लेकर जिस तरह से अलग अलग तरह की रिपोर्ट सामने आई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने खुद 20 सीटों की लिस्ट सौंपी है, तो ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईवीएम या फिर वोटर लिस्ट में किस तरह का खेल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी साम दाम दंड भेद की अपनी सियासत और राजनीति के लिए जानी जाती है। चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो जातियों में बांट सकती है, धर्मों में बांट सकती है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर सकती है, वोटर लिस्ट में क्या कुछ कर सकती है, वो डमी कैंडिडेट्स खड़ा कर सकती है, यानी कि हर वो हथकंडा वो अपनाएगी
ताकि उसको जीत दर्ज हो। और अभी आप देख ही रहे हैं तमाम जगहों पर किस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ताकि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सके, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो उसने 10 साल से सत्ता पर वो काबिज है, डबल इंजन की उसकी सरकार है, लेकिन बताने के लिए उसके हाथ खाली हैं। और यही वजह है लोकसभा से लेकर असेंबली चुनाव में जब भी उसने बात की, रैलियों से लेकर नरेंद्र मोदी ने जहां कहीं भी बात की, तो उसने सिर्फ कांग्रेस को कोसा और अपने जो भी उन्होंने काम किए या नहीं किए उसके बारे में किसी भी तरह की कोई बात नहीं की है। लेकिन आज हमारा फोकस महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में क्या सब कुछ महाविकास अघाड़ी के बीच में ठीक नहीं चल रहा है? ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। क्या सीट शेयरिंग को लेकर पेच अटका हुआ है? कौन अभी किस पर भारी नजर आ रहा है? क्या लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए उसमें जिस तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस महाविकास अघाड़ी का रहा, क्या वही परफॉर्मेंस वो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में रिपीट कर पाएंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जिनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहती हूँ, और हम उनसे तमाम तरह के सवाल पूछेंगे कि अभी फिलहाल क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है। पत्रकारिता जगत का जाना माना चेहरा वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप थोड़ा अपना फ्रेम एडजस्ट कर लीजिए, आप ठीक से दिख नहीं पा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और अब से कुछ ही देर में एक और खास मेहमान महाराष्ट्र से भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जावेद साहब, आप इन तमाम टीवी चैनल्स पर चल रही खबरों को तो देख ही रहे होंगे, और उसको लेकर अब से कुछ देर पहले संजय राउत ने ट्वीट किया उसी क्लिप को सामने रखकर, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये तो बहुत ऊंची पतंग उड़ा रहे हैं, और या फिर ये कहा जा सकता है कि ये तो बड़ी सुपारी है। उन्होंने मराठी में इसको ट्वीट किया और मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है मेरे उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसको लेकर तंज किया है और एक तरह का सवाल खड़ा किया है। आपसे मेरा सवाल, क्या इन तमाम खबरों में किसी तरह की कोई सत्यता आप देखते हैं? और विकास अघाड़ी में क्या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो चुका है? आज या फिर कल सुबह तक ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगी? बुशरा, आपके शो पे आने के 5 मिनट पहले मैंने रमेश चन्नीताला, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ महाराष्ट्र हैं, उनसे बात की थी। और उनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में ये अलायंस इंटैक्ट रहेगा। सीट शेयरिंग को जो लेके थोड़ा बहुत मतभेद है, जो खींचातानी है, वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा आप तो इतने तजुर्बाकार हैं, आप जानते हैं ये कौन सी नई बात है। ये कौन सी नई बात है जब एक से ज़्यादा पार्टी जहां गठबंधन बनाती हैं तो खींचातानी, पोस्चरिंग, पोजिशनिंग ये सब चलती है। इसे वही चल रहा है और ज़्यादातर सीटों पे सहमति हो गई है। बस कुछ सीटें हैं जिनको लेके हार्ड बार्गेनिंग चल रही है। इससे वो भी कल सुबह तक या कल तक सब हो जाएगी। इससे हमारी आज भी बात हुई है, कल रात भी बात हुई थी, आज भी फिर बात होगी। और ये इसमें उनकी तरफ से कोई शक व शुबा नहीं था। वो बहुत आश्वस्त थे, मतलब वो तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये अगले 24 घंटे में ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। उनकी आखिरी लाइन ये थी कि आप बेफिक्र रहिए, ये जो भी थोड़ी बहुत आप नोक झोंक देख रहे हैं, हम चुनाव के मैदान में जब पर्चा दाखिल होके हम लोग जब चुनाव के मैदान में जब कदम लेंगे तो एकजुट होके महाविकास अघाड़ी लड़ेगी और जीतेगी। अब कितनी उसमें सच्चाई है, जीतेगी नहीं जीतेगी, ये तो जब बैलेट्स, जब वोटों की गिनती होगी तभी पड़ता रहेगा। लेकिन वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि ये जो भी थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं सब रिजॉल्व हो जाएंगे। जी, लेकिन अभी अगर स्थिति की बात करें तो आप महाविकास अघाड़ी या महायुति की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? ये खबरें तो हम सब चला रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में देखिए सीट का बंटवारा, सीट शेयरिंग ये नहीं हो पा रहा है, और आपस में ही इनके बहुत सर पुटव्वल है, समाजवादी पार्टी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम खबरें हम देख रहे हैं। लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि देखिए बीजेपी ने तो अपने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी, वो तो इस रेस में आगे निकल गए हैं। इन तमाम ये कौन से 99 कैंडिडेट्स हैं भाई? सिटिंग एमएलए के तो कोई भी घास, ये कौन सी बड़ी उन्होंने तीर मार लिया कि। और
देखिए, कांटे की लड़ाई है। दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं। कोई कोई भी पार्टी इलेक्शन में जाने के पहले ये नहीं कहती कि वो नहीं जीतेगी। वो तो हर पार्टी ये दावा करती है कि वो सरकार बनाएगी, वो जीतेगी, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत आएगी। लेकिन जो जो लोग ग्राउंड पे हैं, जो एनेक्डोटल एविडेंस या जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, उनका सबका ये कहना है कांटे की लड़ाई है। और महाविकास आघाड़ी को थोड़ी सी बढ़त हासिल है, क्योंकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, इन लोगों ने काफ़ी तगड़म भी ट्राई की है। पिछले 2-3 महीने से ये लाडली बहना स्कीम जो है ये शुरू की। इसमें पहला ट्रांस पैसे का लोगों के अकाउंट्स में पहुंच गया, दूसरा पहुंचने वाला था। रात मुझे किसी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। अगर ये सच है तो फिर, और बीजेपी केंद्र सरकार के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतें। उन्होंने किसी तरीके से हरियाणा, वरना अगर ये वहाँ हार जाते हैं तो जो मोमेंटम जो थोड़ा बहुत इनके फेवर में रिस्टोर हुआ है हरियाणा के परिणामों के बाद, वो सारी वो गवा देंगे। उनके पैर तले फिर ज़मीन खिसकने लगेगी। सरकार की लॉन्जिविटी पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएंगे। इसलिए किसी भी हालत में साम डांड दंड भेद जो भी हो, उनको हर हालत में जीतना है। लेकिन इसके, मैं एक बात और भी कह दूं अपनी बात खत्म करने से पहले, कि जब जनता बंद बना लेती है तो आप चाहे कुछ भी तगड़म ट्राई कीजिए, नहीं होता। तो इसलिए हम लोग, ये बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होगा, बहुत ही क्लोजली फॉट इलेक्शन होगा। और मेरा ये मानना कि ये कंट्रोवर्शियल भी इलेक्शन होगा। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ये जो 12th मैन बैठा है निर्वाचन आयोग में, इनका क्या रवैया होता है। लेकिन फिलहाल बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। जी, बिल्कुल। फिलहाल बहुत दिलचस्प लड़ाई है और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत कुछ देखने के लिए हमें मिलेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से इलेक्शन की पूरी टोन सेट की जा रही है, उससे भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ओमकारेश्वर जी, आपको क्या लग रहा है, महाराष्ट्र की फिलहाल हम बात करें कि देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देर सवेर जो है महाविकास आघाड़ी में लग रहा है कि सेट हो जाएगा। और 3-3 पार्टियां हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी भी अपना स्टेक कर रही है, हो सकता है कुछ सीटें उन्हें भी देनी पड़े। तो उनका फॉर्मूला सेट करने में वक्त लग सकता है, लेकिन तमाम तरह की प्लान खबरें चलाई जा रही हैं। अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाना है? क्या ये चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे लड़ा जाना है, या फिर जो जितने बेहतरीन तरीके से जातीय गोलबंदी कर लेगा उतने ही बेहतरीन तरीके से वो चुनाव लड़ पाएगा? और क्या हरियाणा को महाराष्ट्र से कंपेयर किया जा सकता है? जावेद भाई को सुन रहा था। जावेद भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोग कभी कभी फील्ड में टकराते थे, पता नहीं उनको याद है कि नहीं है। संयुक्त मोर्चा जो कि हम लोग साथ आज आप बहुत दिनों बाद, जी हाँ, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी तब हम लोग साथ साथ बड़े जयपाल रेड्डी यहाँ वहां कवर किया करते थे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि चेनीथला ने, उन्होंने जो बात कही है कि कांग्रेस पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि वो सीटों की शेयरिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और कुछ होगा। देखिए, कांग्रेस हमेशा इस तरह के जो है आश्वासन देती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी कर जाती है। इसका ताजा उदाहरण हम लोगों ने हरियाणा में देखा, उससे पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, जब क्षेत्रीय छत्रपों ने किस तरह से एक छोटी पार्टी, क्या होता है ना, बड़े से बड़े जहाज में एक मामूली सा छेद भी हो तो पानी बहुत सारा उसमें आ जाता है। उसी तरह से जैसे आपने कह दिया अखिलेश, कौन अखिलेश, अब या वैसे ही आपने यहाँ पे इग्नोर करना शुरू किया, जैसे ही कि शैलजा और वो जो जो बातें आई, और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि ये सिर्फ जाटों का ही इलेक्शन होगा और वही नेता बन जाएंगे। आपने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ भी पूरी तरह से कहीं इग्नोर किया होगा। हो सकता है उसके पीछे, आम आदमी के पीछे रणनीति भी हो, कोई साजिश भी हो, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए हर हद तक कि वो आपके साथ रहे। ये गलती वहां नहीं करनी चाहिए महाराष्ट्र में, मेरा ये मानना है। चाहे छोटी से छोटी पार्टी हो, उसको 2-3-4 सीट दे के अगर आपका समझौता बनता है तो ये करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड नजर आ रहा है 2014 के बाद से, वो बीजेपी और शिवसेना के लिए डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, वो साफ साफ दिख रहा है।
2019 के चुनाव में भी उनको नुकसान हुआ था, बीजेपी को और शिवसेना को, वो भी तब जब नरेंद्र देवेंद्र कहा जाता था कि ये नरेंद्र देवेंद्र की जोड़ी बहुत कुछ करेगी, और चुनाव के आखिर में देवेंद्र फडणवीस बार बार धारा 370 हटाने की चर्चा जरूर कर लेते थे, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो काम नहीं आया और ग्राफ गिरा। सरकार तो उन्होंने बना लिया लेकिन ग्राफ गिरा था। उसके बाद से आप देखेंगे कि अभी तक के उसमें महाराष्ट्र के जो सामाजिक स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थितियां हैं, उसमें काफी गिरावट आई है। तब जितनी स्ट्रांग वहां पर बीजेपी थी, अब वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पार्टनर जो शिवसेना थी उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। इन्होंने एनसीपी के 2 टुकड़े इसी उम्मीद से किए थे कि एनसीपी 2 भाग में बंट जाएगी तो कमजोर होगी, लेकिन ये बटी हुई एनसीपी उनके लिए और मुश्किल दे रही है, क्योंकि जो इनके साथ आया है वो लगातार जो है वो डिस्क्रेडिट हो रहा है, अजीत पवार गुट। और उधर शरद पवार 79 की उम्र में उस समय चुनाव लड़े थे और उन्होंने दिखा दिया था कि अभी शरद पवार के पास ताकत है, क्षमता है, और लोगों ने उनको बहुत समर्थन दिया था, जबकि उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें नहीं लड़ी थी। तो आप ये देखेंगे, जबकि बीजेपी ने उस समय भी अपने सारे घोड़े खोले थे जैसे आज वो खोल रहे हैं, और आप समझिए कि उस समय नरेंद्र मोदी पीक पर थे, उनका चार्म जो है वो चरम पर था। उस चार्म के बावजूद, धारा 370 ताजा ताजा हटाए जाने के बावजूद उनकी सीटें बढ़ी नहीं, घटी थीं, जो कि बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय था। आज के माहौल में तो ये बंद मुट्ठी खुल चुकी है, ये बंद मुट्ठी खाक की दिखाई दे चुकी है, चाहे डेवलपमेंट का इशू हो, चाहे और मुद्दे। अच्छा, उस समय उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने वो मराठा आरक्षण पर भी स्टेप्स उठाए थे 2018 में, मराठाओं को आरक्षण भी दिया था। तो क्या कुछ नहीं किया था, सब कुछ किया था। आज जो लग रहा है कि महालड़की योजना और इस तरह के कुछ जो फ्रीबीज उन्होंने अनाउंस किए हैं उसका बहुत बड़ा असर हो जाएगा, मैं नहीं मानता कि इसका बड़ा असर होगा, लेकिन इसको इग्नोर कर देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा से ज्यादा महत्वपूर्ण महाराष्ट्र है। हरियाणा में तो उनको सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस मिला है। महाराष्ट्र अगर वो लूज कर गए तो समझिए कि सरकार पे ही खतरा आ जाएगा, केंद्र की सरकार पे। आज वो मुश्किल में है, केंद्र की सरकार आज इतने मुश्किल में वो चल रही है, इसके अपने घटक दलों की वजह से, खासतौर से 2, उसमें भी चंद्रबाबू नायडू। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो बीजेपी को कहीं सूट नहीं करता। तो ये सूनर और लेटर इंटायर चंद्रबाबू नायडू की टीम को तोड़ने का प्रयास करेंगे, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए। क्योंकि अभी उन्होंने जो कल ही कहा कि हमें तो बहुत बच्चे चाहिए, ये बीजेपी के बिल्कुल उनकी नीतियों के खिलाफ है। जब आप प्रधानमंत्री तक का स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये वो लोग हैं जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, अब तो भाई चंद्रबाबू नायडू कह रहा है बहुत बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू कह रहा है कि मुसलमानों को ये दे देना चाहिए, वो दे देना चाहिए, तमाम तरह के आरक्षण भी देने चाहिए और उसको तमाम फ्रीबीज देने चाहिए। तो आप उस पर बोल नहीं पा रहे हैं। ये जो कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों के बीच में ये नरेंद्र मोदी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। तो उनकी कोशिश होगी कि जैसे ही महाराष्ट्र वो जीत जाएं, अगर जीत जाएं, तो इसके बाद इन देख लीजिएगा, ये पक्का रहेगा कि या तो चंद्रबाबू नायडू टूट के आ जाएंगे, उनके एमपीज जो हैं, और जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसमें भी टूट होगी। ये लोग उस बैसाखी के भरोसे नहीं चलेंगे। इसलिए क्रुशियल है महाराष्ट्र का इलेक्शन, इसीलिए वहां पर आरएसएस ने भी अपने सारे घोड़े खोले हुए हैं, इसीलिए उनकी सैकड़ों हजारों की टीमों की मीटिंग्स पूरे प्रदेश में हो रही है। एक बड़ा प्रदेश है, छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। तो क्योंकि नागपुर मुख्यालय भी आरएसएस का इसी महाराष्ट्र में आता है। तो पिछले बार जो लोकसभा चुनाव में जो अनबन थी संघ और भाजपा के बीच में, जो मतभेद था, जो मनभेद था, मुझे लगता है उसको काफी हद तक दूर किया गया है और इसमें संघ को पूरी तरह से उतारा गया है कि इस बार इनको बचाइए। और इस बार ये रणनीतियां नरेंद्र देवेंद्र मिलकर नहीं बना रहे हैं, इस बार अमित शाह फ्रंट पर हैं
उनके जो संघ के जो लीडर हैं अतुल लिमय या ऐसे कुछ नाम है, वो फ्रंट पे हैं और ये ले रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की मुश्किल एक ये भी है कि जिस विनोद तावड़े को पार्टी में उन्होंने इग्नोर किया था 2019 में, वह विनोद तावड़े ताकतवर होके संघ में पार्टी में संगठन के महासचिव बन के उभरे हैं और बने हैं। तो वहां अंदर रस्साकशी बहुत ज्यादा है, वहां मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, और ये उन मुश्किलों का ही उदाहरण है कि इस बार उन्होंने जो सीटें डिक्लेयर की हैं वो अपने जो पुराना सेट फार्मूला है नरेंद्र मोदी का कि 30-40% विधायकों के टिकट काट दो, नए लोगों को चेहरे दो, ये कई जगह कई राज्यों में उन्होंने किया है, लेकिन महाराष्ट्र में ये गलती नहीं की है। इससे लग रहा है कि वो फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई डिसिडेंस न हो और वो किसी भी तरह इस चुनाव को जीत सके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जी, बहुत सारी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही ओमकारेश्वर जी। और जावेद साहब, इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये कि क्या जिस तरह से हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट करने की पूरी कोशिश की गई, अब ये बहुत सारे विश्लेषण ये कह रहे हैं, विश्लेषकों का ये कहना है कि उसका फायदा हुआ है और जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ है, हालांकि आंकड़े उसके इतर भी बात कहते हैं। क्या मराठा और नॉन मराठा की सियासत क्या बीजेपी करेगी? क्योंकि उसके पास तो दो मराठा नेता हैं, एक शिंदे वो भी मराठा नेता, अजीत पवार वो भी मराठा नेता, और एक ब्राह्मण चेहरा वो है देवेंद्र फडणवीस। तो क्या आप यहाँ पर मराठा वर्सेस ओबीसी की सियासत कर सकती है बीजेपी? क्या बांटो और राजनीति करो, यानी कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, या उस तरफ जा सकते हैं? क्या लग रहा है आपको फिलहाल, किस तरह की राजनीतिक टोन जो है वो सेट होती हुई आपको नजर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस तो अभी भी संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं, और उनके पास भी कई बड़े नेता अलग अलग दलों के अलग अलग जातियों से मौजूद हैं। बीजेपी हर वो कदम उठाएगी, हर वो मुद्दा उठाएगी, हर वो बटन प्रेस करेगी जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है। ये जो बीजेपी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। ये बीजेपी से आप सहमत हो न सहमत हो, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि वो दे फाइट फॉर एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास। एक एक इंच ज़मीन के लिए वो लड़ते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं। कोई और पार्टी होती और हरियाणा ऐसा अगर स्थिति होती तो कहते भाई वो तो हार गए हैं, अननेसेसरी वहाँ इतनी ताकत झोंकना, इतने रिसोर्सेज लगाना ठीक नहीं, लेकिन वो आखिरी दम तक लड़े, उन्होंने पासा पलटा। इसलिए वो सारे हर वो मुद्दे उठाएंगे। वो भैंस खोलने का भी मुद्दा उठाएंगे। भैंस खोलने से आप समझ सकते हैं मेरी मुराद क्या है। वो हर वो मुद्दा उठाएंगे जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है। मराठा नॉन मराठा से अगर फ़ायदा होगा तो करेंगे, अगर धार्मिक अगर जो मुद्दे हैं जिस पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड होते हैं, पोलराइजेशन हो सकता है, तो वो भी करेंगे। जहाँ और कोई अगर ऐसा मुद्दा है तो वो करेंगे, वो लोगों को उठाएंगे। ईडी एक्टिव होगी, इनकम टैक्स एक्टिव होगा, सीबीआई एक्टिव होगी, इलेक्शन कमीशन तो एक्टिव वही है। आप देखिए कि झारखंड का डीजीपी तो हटा दिया गया, जब सिमिलर डिमांड हुई महाराष्ट्र में तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो अब तो ये बहस का मुद्दा ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है वो बहस का मुद्दा ही नहीं रह गया। वो तो सब आप आम आदमी से भी पूछे जो बीजेपी को वोट भी देते हैं, वो भी मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारा कुछ नहीं है तो वो तो है ही है। तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि ये होगा अगर ये बीजेपी सारे विवादित मुद्दे या कुछ नए मुद्दे, कुछ सही कुछ मनगढ़ंत उठाए जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है, उससे फ़ायदा पूरी तरीके से उठाएगी। जी, और ये वोटर्स धांधली के जो मामला है, इसको आप कितना संगीन मानते हैं? अगर एक बड़ा नेता संजय राउत अगर सामने आकर ये कहें तो इसको कितना संगीन मानते हैं आप? देखिए, ये अगर ये सच है और ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पुराना टेम्पलेट है। हमारे सहयोगी ओमकेश्वर जी भी जानते हैं कि ये यूपी बिहार और हर जगह ये होता है। जहाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय थोड़ी तादाद में है, वहाँ ये ज़्यादातर ये हरकत होती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 25,000 वोट दाएं बाएं का कर दिया जाए तो आप सोचिए इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है।
और लेकिन अगर ये सच है तो ये निहायत ही गंभीर मसला है, और इसको सिर्फ टीवी पे बाइट दे देने से नहीं होना चाहिए, फिर ये बाकायदा सबूत के साथ पुरानी वोटर लिस्ट को लेके, और इस वोटर लिस्ट जिसमें इनका नाम नहीं है लेके जाके इनको इलेक्शन कमीशन को पिटिशन करना चाहिए। इनको कोर्ट में, इलेक्शन के दौरान तो आप कोर्ट में जा नहीं सकते, ये चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन तक तो जाना चाहिए, उन पर दबाव बनाना चाहिए कि वो हस्तक्षेप करें। और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं इस पर एक्ट करता है, फिर गुंजाइश हो सकती है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो कहें कि भाई देखिए हमने दरवाज़ा खटखटाया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है हमने उसको अपनाया, लेकिन उससे कोई हमें राहत मिल नहीं रही, आप इसमें अब हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन ये करना चाहिए, क्योंकि ये पुराना ये टेम्पलेट है जो बार बार जहाँ फंसा रहता है। अब आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ, वोटिंग खत्म होने के बाद जो वोट के फिगर आए थे और उसके 2 घंटे बाद जो फिगर है उसमें 1 करोड़ वोटों का फर्क है, और 9 ऐसी सीटें हैं जिसमें 1000, 2000, 3000 से के वोटों से हार जीत का फैसला हुआ है। तो ये यही सब जगह हैं जहाँ ये इसी टाइप के हथकंडे हैं जो जिससे हार जीत वो होती है, डिटरमिन होती है। और जी अगर इस बिल्कुल। बात में दम है, और इस बात में दम है तो इनको लेके जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, बाकायदा सबूत के साथ, अपने वकीलों के साथ वहाँ धरना दें, बैठ जाइए, वहाँ घेर लीजिए इलेक्शन कमीशन को, बैठ जाइए वहाँ। अगर 10,000 लोग बैठ जाएं धरने पे, भूख हड़ताल पे, देखिए क्या करते हैं, क्यों नहीं करेंगे फिर, अगर सच्चाई है तो। जी, क्योंकि ये कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी, ये भी कहा गया है। तो अगर वो इतना सीरियस है और राज्य चुनाव आयोग अगर उनकी बात को उस तरह से नहीं सुन रहा है, अगर ऐसा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें आगे फिर जो अभी जावेद साहब कह रहे हैं कि आप धरना दीजिए, आप इलेक्शन के वक़्त इस तरह के मुद्दे उठाएँ और फिर शांत बैठ जाएँ, तो फिर आपके इंटेंशंस पर भी फिर सवाल उठते हैं। और लोग लगातार ये कहते भी रहे हैं, चाहे ईवीएम का मामला हो या दूसरे मामले हों। हमने देखा है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो तो इसको मुखर होकर लगातार बात भी करते रहे, कई तरह के हमने आंदोलन भी देखे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उस तरह से, उस मजबूती से इसको उठाती हुई नजर नहीं आती हैं। सवाल मेरा फिर यही है ओमकारेश्वर जी, कि हमने हरियाणा में भी ये देखा कि मुद्दे बहुत जोर शोर से उठाए गए, रैलियों में हमने देखा कि हजारों की तादाद में लोग उमड़ते थे। राहुल गांधी जब पहुंचे तो उनका एक अलग तरह का क्रेज था, कई रैलियां मैंने भी जाकर वहां पर कवर की, ग्राउंड से मैंने भी रिपोर्ट की, और लगता था माहौल बिल्कुल अलग तरह का है, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग तरह के सामने आए। और फिर ये कहा गया कि ये तो ईवीएम का और इलेक्शन कमीशन का खेल है। लेकिन उसके बाद फिर अब 2 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर इन 2 राज्यों में भी फिर ऐसा होता है तो फिर क्या आगे? क्योंकि लोग तो ये सवाल पूछेंगे कि ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, बल्कि ये तो लोकतंत्र का सवाल है, ये तो लोगों की वोटों का सवाल है। अगर उनके वोटों से ठगी हो रही है बार-बार, तो फिर ये आखिर कब तक चलती रहेगी? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो अपोजिशन को, कांग्रेस हो या महाविकास अघाड़ी है, अब जैसे उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप डिसाइसिव स्टेप इस पर नहीं लेंगे तो ये एक सिंपल शिकायत होकर रह जाएगी कि भी ठीक है, आया, अब आप प्रूव कीजिए, आपने 2-4 नाम उसमें एक उदाहरण के लिए भेज दिए, वो 2-4 नाम ठीक कर दिए जाएंगे, जितने आप भेजेंगे उतने ठीक कर दिए जाएंगे। जब तंत्र आपके खिलाफ काम करे तो वो कैसे भी कर सकता है। और हम बताते हैं कि हमने पिछले कई चुनावों में देखा है, और अनेक पार्टियां इस तरह करती हैं, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जो भी सत्तारूढ़ दल है आजकल तो उसके पास मालूम होता है कि सब डिजिटलाइज है कि किस किस एरिया में कौन कौन से हमारे खिलाफ वोट पड़े हैं, उसमें से हर बूथ से 200, 400, 500 नाम हटा दो, एक एरिया से पता चला कि 10,000, 5,000 नाम कम हो गए। आज के माहौल में जब जीत और हार 200, 400 वोटों से लेके 2,000, 4,000 वोटों तक हो रही है, उसमें अगर इतने नाम हट गए तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जिस पर संगठनों को ही, दलों को ही काम करना पड़ेगा। ये कोई भी जनता, कोई एनजीओ इस पे काम नहीं कर सकता, कोई मीडिया इस पे काम नहीं कर सकता। वो 4 एग्जाम्पल उठा सकता है, लेकिन ये जो, इसीलिए तंत्र की जरूरत, आपके संगठन की जरूरत होती है, जिसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो लैग करता है। एक तरफ आप बीजेपी से मुकाबला करते हैं जो हर बूथ पे 10 आदमी खड़ा करने की बात करती है, और वो बाकायदा उसकी लिस्टिंग करते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, और उसमें नाम नंबर के साथ उनको पता होता है कि किस बूथ पे कौन से 10 लोग हैं।
हैं, वो कहीं से भी वो गाइडेड हो सकते हैं। तो ये जो आपको संगठन को आप हवा देखेंगे कि बहुत फेवर में है, लेकिन उस हवा को अपने पक्ष में उतारा जाए, उसका संगठन क्या आपने माइक्रो लेवल पे बनाया है? एक बात। दूसरी बात, ऐसे मुद्दों पे क्या आप डिसाइसिव निर्णय लेते हैं? इससे पहले भी तमाम चीजें आई। अब जैसे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का ही मसला आया, आपने चीजें उठाई, एक हद तक ले गए, उसके बाद चुप बैठ गए। डिसाइसिव लेवल आप फिर वही ईवीएम का सवाल उठाएंगे, फिर कुछ शिकायत होगी, फिर ईवीएम कहेगा कि नहीं नहीं हमने तो सब जांच कराई, हमने तो कहा था कि आके देख लीजिए। भाई आप कह दीजिए कि भैया आपको ईवीएम पे इतना भरोसा क्यों है? आप भारतीय लोकतंत्र को निष्पक्ष चुनाव देना चाहते हैं ना। हमें इस टेक्नोलॉजी में हम चाहे प्रूव कर पाए या ना कर पाए, हमको भरोसा नहीं है, बात खत्म। आप हमको एक उसका अल्टरनेट दीजिए या इसके साथ साथ वीवीपैट दीजिए। इस पर आप फुट डाउन करके जब आप बैठे तभी तो कुछ होगा। आप फुट डाउन नहीं करते, आपने गए मेमोरेंडम दिया, फोटो खिंचवाया, मीडिया में बयान दिया, घर आके बैठ गए, फिर गए बयान दिया, फिर आके बैठ गए। यही काम आप बार बार करते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उसका इसका फायदा उठाती है। वो देखती है कि ठीक है ये कस्टमरी एक विरोध जताने की तरह विरोध है नहीं। आम आदमी जो है वो ठगा सा महसूस करती है, वो कहती है यार यहाँ तो वोट हमने डाले थे फला पार्टी को और जीत गई फला पार्टी, इसका क्या करें? तो यह अपोजिशन को ही देखना पड़ेगा। महाविकास अघाड़ी हो चाहे महाराष्ट्र में या दूसरे राज्यों में, जो भी संगठन जो पार्टी के लोग हैं, असल में क्या है इनके अंदर अभी भी संगठन। आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं ना, इंडिया अलायंस का कोई सेक्रेटेरिएट खुला हो, इंडिया अलायंस का कोई प्रेस रिलीज जारी हो, कोई सिस्टम काम कर रहा हो, दिखता है कहीं पे? दिमाग में ही नहीं है। उनको लगता है बस हवा में अलायंस बना लो, उसको कुछ बस 2-4-10 सभाएं कर लो, 100 सभाएं कर लो, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे और जीत जाएंगे। ये तब हो सकता है जब आपके ऑपोजिशन में आपके खिलाफ जो पार्टी हो वो भी ऐसे ही हवा हवाई हो। लेकिन आपके दुर्भाग्य से बीजेपी जिस तरह से मजबूती से अपना एक एक काम करती है, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट का काम हो, चाहे संगठन को मजबूत करने का काम हो, वह आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को नहीं समझेंगे, एक चीज और भी है, ये डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट जो अंडर करंट चल रहा होता है, इसकी आपको जानकारी ही नहीं होती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है और उसका लोगों के माइंडसेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। हमने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखा कि वो उसका काउंटर कर रहे हो। तो आप मान के चलते हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही पढ़ते हैं लोग, सच है या झूठ है। आप उसको इग्नोर करते हैं, जबकि वो एक, मान लीजिए कि उसके 2% ही लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। वो 2% तो गए, आपके 1% पे आप चुनाव हार रहे हैं, जीत रहे हैं। 2% तो बहुत बड़ी बात होती है। जबकि मैं ये कहूंगा कि वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है वो 5-10% से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। आपको उसके हर एक सिंगल पोस्ट को ध्यान में रखते हुए उसका काउंटर करना पड़ेगा। बट आपकी मीडिया पॉलिसी, कम्युनिकेशन पॉलिसी, डिजिटल वॉरफेयर बिल्कुल इस मामले में जीरो है या नगण्य है या इम्पैक्टफुल नहीं है। इस बात की ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लड़ाई कई मोर्चों पर है, लेकिन आप कई मोर्चों पे आप चूक रहे हैं। इसलिए जब पूरा देश जब देख रहा था कि हरियाणा आप जीत रहे हैं, लेकिन अंत में आप सिस्टम के फेल्योर, संगठन के फेल्योर और इलेक्शन कमीशन अगर आपके साथ नहीं है। जावेद भाई ने ठीक सवाल उठाया कि जब आपने महाराष्ट्र झारखंड के डीजीपी को हटाया तो महाराष्ट्र के डीजीपी को भी हटाना चाहिए, और झारखंड के डीजीपी को हटाया तो आपको ये देना चाहिए कि ये चार्जेस हैं इनके खिलाफ, इसलिए हम हटा रहे हैं। होता यह है कि सर्टेन स्टेट्स में जब भी डीजीपीज को हटाया जाता है, डीजीपी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, आप उसके कहीं ना कहीं करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हटाया है, लेकिन आप देखेंगे ऐसे किसी डीजीपी पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो पॉलिटिकली हटाया जाता है। आज हटा दिया गया, कल फिर वो किसी और काम में लग जाएगा। अगर इतना सीरियस मसला है कि आपको उसको हटाना पड़ रहा है तो यू शुड प्रूव इट। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए कि ये चार्जेज हैं और इनको हम सिर्फ हटा ही नहीं रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं। जैसे सेना में एक वो है, परंपरा है ना कि अगर आपके खिलाफ कोई आरोप होगा तो बाकायदा कोर्ट मार्शल किया जाएगा। यू डू इट, तब अब पता चलेगा ना कि उसके खिलाफ, उसको भी तो बोलने का अवसर मिलना चाहिए ना
कि आपने क्या किया है। तो और सर्टेन जगहों पे आप छोड़ देते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली किसी न किसी पार्टी को सूट कर रहा होता है। ये स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में चुनाव लड़ना है तो दोनों जी। महायुति और महाआघाड़ी को जनता देख रही है कि क्या है मुद्दे, जैसा आपने कहा कि मुद्दे क्या है, मुद्दे तो बनाए जाने की कोशिश हो रही है। जब ये बिग लेवल स्टेटमेंट्स आते हैं उस पर भी चुनाव आयोग क्या करता है। चुनाव आयोग का पहला ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसमें वो कहता है कि आप इस तरह के विद्वेष फैलाने वाले भाषण नहीं देंगे। लेकिन आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा उस पे क्या हुआ, और कौन व्यक्ति है कि उसको लेके अदालत में गया और उसको कहा कि भाई इसको जस्टिफाई करो, या तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गलत है या स्टेटमेंट गलत सही है, दोनों में से कुछ नहीं। हम उस पर डिसाइसिव लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल। लास्ट में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि डिसाइसिव लड़ाई, आप किसी मुद्दे को उठाते हैं, बहुत ज़ोर-शोर से उठाते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से उठाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका नतीजा क्या निकल कर आता है, नतीजा कुछ सामने नहीं आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया गेम अप ज़रूर किया है, लेकिन व्हाट्सएप की अगर हम बात करते हैं, तो ये बताया जाता है, क्लेम किया जाता है कि लाखों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के, और आप ये सोचिए कि हर रोज जब उन पर वो तमाम मैसेजेस जाते होंगे जो फैक्ट्री से जाते हैं तो उनका किस तरह का असर होता होगा। लेकिन जावेद साहब, सवाल ये उठता है कि इलेक्शन जो है वो हर चीज को मिलाकर लड़ा जाता है। आप क्या मुद्दे उठाते हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, कैंडिडेट आपने कौन से उतारे हैं, आपने किस तरह से इलेक्शन लड़ा और आपने कितना उसको मैनेज किया, किस तरह से मैनेज किया, कार्यकर्ता जमीन पर कितने सजग रहे, कितने मजबूती से लड़े, हर चीज, हर बारीक से बारीक चीज देखी जाती है। क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में, क्योंकि चाहे हम महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर हम शरद पवार की बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, बहुत मजबूत संगठन है, और कांग्रेस ने भी प्रूव किया अभी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हुए कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी, यानी कि उसका भी संगठन ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में मजबूत है। क्या आपको लग रहा है कि इसका फायदा होगा इन तमाम पार्टीज को? और क्योंकि सीधी लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बल्कि दो गठबंधनों की लड़ाई है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको हरियाणा से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और क्या अगर उद्धव ठाकरे जो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, अगर उनको चेहरा बनाया जाता है तो क्या उसका फायदा होगा, या फिर एक इलेक्शन लड़ा जाए और फिर उसके बाद अगर जीत होती है तो डिक्लेयर किया जाए, उसका फायदा आप देखते हैं? देखिए, ये मेरा ये मानना है, और ये काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मैं इस राय पे पहुंचा हूं कि अगर उद्धव ठाकरे का चेहरा ये आगे रखते, उद्धव ठाकरे को चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना की घोषणा करते हैं, तो उससे बेहद फ़ायदा होगा महाविकास आघाड़ी को। उद्धव ठाकरे की जो पहले कार्यकाल था, जो उन्होंने जिस तरीके से कोविड हैंडल किया और मसले हैंडल किए, उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं, एक भी फसाद नहीं, किसी का हैरेसमेंट नहीं, न कोई बुलडोज़र की ज़रूरत पड़ी, ना किसी का फॉल्स एनकाउंटर की ज़रूरत पड़ी। उसके बावजूद भी अमन और चैन था। महाराष्ट्र में प्रोग्रेस किया। तो उद्धव ठाकरे को अगर ये चेहरा बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं दिखता मुझे। दूसरी बात, जहाँ तक संगठन का सवाल है, तीनों मिला के संगठन इस लायक है कि चुनाव लड़ा जा सकता है और कामयाबी हासिल की जा सकती है। बीजेपी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बीजेपी की सबसे अच्छी इलेक्शन मशीनरी है, और उनके पास संगठन है, उनके पास आरएसएस है, और उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी मदद करते हैं, जो मल्टीप्लायर फोर्स का काम करते हैं, तो उनके अगर आप उससे तुलना करेंगे तो फिर तो कमज़ोर है। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि चुनाव लड़ा जा सकता है और लड़के जीता जा सकता है, क्योंकि एक तो इनके पास भी अगर जो भी 19-20 है संगठन में, उसकी भरपाई हो जाती है। इनके पास मुद्दे हैं, ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो इन चीज़ों का अगर ये फ़ायदा उठाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि समन्वय। ठीक है, खींचातानी ये कोई अजीब बड़ी बात नहीं है, ये सब में होती है इलेक्शन के पहले। लेकिन अब जब इलेक्शन शुरू हो तो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरी टीम वर्क के साथ अगर ये लड़ें, तो जैसे मैंने पहले कहा, ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर महाविकास आघाड़ी एट द एंड ऑफ द डे जीत जाती है। लेकिन बहुत कठिन है,
बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है। बीजेपी अपने हत्तल इम्कान अपनी पूरी कोशिश, पूरा अंत तंत्र झोंक देगी ये महाराष्ट्र जीतने के लिए। उस सब के बावजूद भी हो सकता है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये मिथ ब्रेक हो चुकी है कि बीजेपी इनविंसिबल है, उनको हराया जा सकता है बनिस्बत अगर ये सारी चीज़ें अपनी ठीक ठाक कर ले महाविकास आघाड़ी। जी, बिल्कुल। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये मिथ भी खत्म हो गया कि नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा अगर सामने हो तो उनको भी 240 पर तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद चुनाव आयोग से लेकर साम दाम दंड भेद, तमाम एजेंसीज, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड न होना, सामने बहुत मजबूत ऑप्शन न हो, उसके बावजूद उनको 240 पर समेटा जा सकता है। और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत और इस सब को नकार कर सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय की सियासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सब कुछ हमने 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में देखा और इससे सिद्ध भी हुआ। बहुत संक्षेप में ओमकारेश्वर जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल कि आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का जादू क्या महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपको चलते हुए दिखेगा? क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बड़ी तादाद में वहां पर दलित वोट भी है, बड़ी तादाद में वहां पर मुस्लिम वोट भी है और लड़ाई जो हम सीटों की देख रहे हैं उसमें उन सीटों को लेकर ज्यादा है जहां जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो आपको राहुल गांधी के चेहरे को लेकर कितना भरोसा है? वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका असर, क्योंकि महाराष्ट्र की खासतौर पर हम बात करें, महाराष्ट्र में कितना होता दिखता है? और क्या आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी उसी तरीके से नजर आएंगे जैसे हरियाणा में नजर आए, चंद रैलियां करते हुए और आखिर में मैदान छोड़कर भागते हुए, या आपको लग रहा है वो फुल फ्लेज नजर आएंगे? मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी का कोई जादू महाराष्ट्र में चलेगा। महाराष्ट्र में अगर चलेगा तो राहुल गांधी की सिंसियरिटी चलेगी, तो उसको जादू कहना गलत है। जादू तो जादुई नेताओं का जैसे नरेंद्र मोदी का चलता था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी का जादू भी उस महाराष्ट्र में नहीं चला। लेकिन राहुल गांधी की जो सिंसियरिटी इस वक्त है, जमीन पर जाके हर वर्ग के क्षेत्र के लोगों से मिलने की, गंभीर मुद्दे उठाने की, सिद्धांतों की राजनीति करने की, यह गंभीरता, यह सिंसियरिटी लोगों को एक्सेप्ट होने लगी है। आप उनके ऊपर लाख लांछन लगा लें, उन नेहरू खानदान से लेके सबको गालियां दे दें, लेकिन जो जो गालियां दी जाती रही हैं कांग्रेस के खिलाफ और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ, वो सब जो है वो बेकार साबित हुई हैं और झूठी साबित हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने करप्शन का आरोप लगाया और बीजेपी ने करप्शन का आरोप लगाया कांग्रेस पे। आज वो करप्शन के मुद्दे पे एक्सपोज हो चुकी है कि करप्शन को जिस तरह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया लोगों को तोड़ने के लिए, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए, और जिस तरह से वॉशिंग मशीन बना के अपनी पार्टी को रख दिया, इसलिए करप्शन का मुद्दा भोतरा हो चुका है। परिवारवाद का मुद्दा उसी तरह से आप देखिए, लगातार आरोप परिवारवाद, वंशवाद करते रहे बीजेपी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी ताजा देखिए कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, और अभी जो ये 99 सीटें जारी की हैं महाराष्ट्र में, इसमें पार्टी ने परिवारवाद को खुले तौर पर समर्थन दिया है और उसी के तहत टिकट दिया है। तो आपके पास मुद्दे क्या हैं? आपके राम मंदिर के मुद्दे को देश देख चुका है। धारा 370 हटाने के बाद भी आप जो है वहां पर कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ पाए। मणिपुर के हालात लोग देख रहे हैं। तो 19 से आज की स्थितियों में वो जादू जो नरेंद्र मोदी का वास्तव में जादू था, जो 2014 में वो जादू दूसरे राज्यों में दिखा, महाराष्ट्र में टूट चुका। राहुल गांधी का जादू पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। राहुल गांधी एक जमीन पे संघर्ष करके खड़े हो रहे नेता के तौर पे लिए जा रहे हैं, एक सिंसियर नेता के तौर पे लिए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनका कोई जादू नहीं है, लेकिन उनकी सिंसियरिटी के साथ वो लड़ रहे हैं और गरीबों, पिछड़ों, दलितों, उसकी बात जो कर रहे हैं, यह गंभीरता अब लोगों को नजर आने लगी है। और इसीलिए राहुल गांधी के प्रति आकर्षण जो है वो पूरे देश में अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रहा है। आप इसको जादू कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन मैं उनकी इस राजनीति को गंभीरता की राजनीति मानता हूं। और मुझे लगता है कि जो पार्टियां इनके साथ जुड़ी भी हैं
वो विश्वास से जुड़ी हैं, जबकि एनडीए में जो घटक दल शामिल हैं वो संगीनों के साये में हैं, वो बंदूक की नोक पे जुड़ी हुई हैं कि जैसे ही आपकी नोक हटेगी चंद्रबाबू नायडू भाग उठेंगे, नीतीश बाबू भाग उठेंगे। वो डर से आपके साथ हैं, आपके विचारों से आपके साथ नहीं है। विचार उनके बिल्कुल विपरीत हैं, बेमेल की राजनीति है एनडीए में। जबकि ये जो इंडिया अलायंस है या जो महाविकास अघाड़ी है, यहां पर लोग दिल से भी जुड़े हैं और सिद्धांतों से भी जुड़े हैं एक दूसरे के प्रति। जो शिवसेना कट्टर हिंदूवाद की राजनीति कर रही थी, उस शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बयानों को आप सुनिए, वो किस तरह से सभी दलों को, सभी वर्गों के लोगों को एकोमोडेट करने के चलने की बात कर रहे हैं। तो ये जो मेल है ना, वह महाविकास अघाड़ी को मजबूत बनाता है। और इस मामले में मैं जावेद भाई से एग्री करता हूं कि यह विचारों की राजनीति में यहां इस समय महाविकास अघाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है और लोगों का भरोसा भी इस उसके प्रति, अलायंस के प्रति मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। और अभी जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा, सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो जाएगा, रैलियां शुरू होंगी, तो आगे पता चलेगा कि ये चुनाव आखिर किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का, जावेद साहब आपका भी, ओमकारेश्वर जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।